गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेरिवेटिव्स व्युत्पन्न का आज अंतिम भाग, एक फाइनल समेशन हम कर रहे हैं। अभी तक हमने इसके दो टाइप्स जो पढ़े हैं, फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स, यानी अग्रिम अनुबंध और भावी अनुबंध। दोनों ही अनुबंध डेरिवेटिव्स के बड़े पॉपुलर पार्ट हैं। लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं थर्ड पॉइंट, दैट इज विकल्प अनुबंध। विकल्प अनुबंध भी आज के बाजार की दशाओं में सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिया जाने वाला या उपयोग में लिया जाने वाला डेरिवेटिव है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट या विकल्प अनुबंध वे होते हैं जो किसी निश्चित मूल्य पर, जिसे आघात मूल्य कहते हैं, प्रीमियम के भुगतान के बदले अंतर्निहित संपत्ति के क्रय या विक्रय का अधिकार प्रदान करते हैं, दायित्व नहीं। इस अनुबंध में क्रेता को निवेशक, विक्रेता को अभिगोपक कहा जाता है। देखिए, ये विक्रय अनुबंध भी एक सामान्य अनुबंध की तरह है। दो पार्टीज हैं, निश्चित मूल्य है और संपत्ति का, जो कि अंतर्निहित या मुख्य संपत्ति कही जाती है, उसके क्रय विक्रय के लिए समझौता या एग्रीमेंट किया जाता है। और क्रेता को निवेशक यानी इन्वेस्टर, विक्रेता को अभिगोपक अंडरराइटर कहा जाता है। इसमें जो कुछ स्पेशल फीचर्स हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। आघात मूल्य, जिसको प्रहार मूल्य भी कुछ किताबों में लिखा गया है, इंग्लिश में इसको स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस कहा जाता है। आघात मूल्य वह मूल्य है जिस पर कि विकल्प का उपयोग किया जाएगा, यानी ऑप्शन लिया जाएगा। यह वह निश्चित मूल्य होता है जिसको कि दोनों पार्टीज यानी क्रेता, विक्रेता, निवेशक, अभिगोपक मिलकर निश्चित करते हैं कि वह उस मूल्य पर ही उस अंतर्निहित संपत्ति का एक्सचेंज करेंगे। निश्चित तिथि, जो कि आप सभी जानते हैं, डेरिवेटिव्स में एक सर्टेन डेट होती है जो कि फ्यूचर की डेट होती है, भविष्य की होती है, जिस पर कि अनुबंध किया जा रहा है या डेरिवेटिव यूज किया जाएगा। उस सर्टेन डेट या उस डेट से पहले ही उस विकल्प के उपयोग का अधिकार विक्रेता क्रेता को देता है। प्रीमियम, यह वह राशि है जो निवेशक के द्वारा अभिगोपक को दी जाती है। प्रीमियम इज द अमाउंट which is paid by the buyer to the seller। यानी प्रीमियम एक ऐसी राशि है जो उस विकल्प का उपयोग करने के लिए क्रेता के द्वारा विक्रेता को दी जाती है। अंतर्मूल्य, जिसको अभी तक आप डेरिवेटिव्स में कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, यह वह मार्जिन मनी है जिसका कि यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। ये बाकी जो ऊपर दो आपने टाइप्स पढ़े उनसे अलग है कि इसमें अंतर्मूल्य यानी मार्जिन अमाउंट जो है वो विक्रेता के द्वारा डिपॉजिट की जाती है, दैट इज डिपॉजिटेड बाय द सेलर ओनली, और फॉर द पर्पज ऑफ द कंपनसेशन ऑफ एनी प्रॉब्लम्स या एनी एरर इन द कॉन्ट्रैक्ट। इंग्लिश में भी देख लीजिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। Options are contract that give the holder the option of right but not the obligation to buy or sell the underlying assets at a price called the strike price during a period or on a specific date in exchange for payment of a premium. Premium is very important in options, that is paid by the buyer, who is called investor. Main features of options are strike price, that is decided by the both the parties. Strike price, exercise price or certain price. Certain date must be there, the date in the future. Premium is the amount which is paid by the buyer. Margin money is deposited by the seller only for the compensation in the contract. अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पर। विकल्प के प्रकार। विकल्प दो तरीके से किया जाते हैं, या विकल्प डेरिवेटिव्स का जो यूज किया जाता है वो दो प्रकार से होता है, क्रय विकल्प और विक्रय विकल्प। यानी जब कोई इन्वेस्टर किसी अंतर्निहित संपत्ति के क्रय का विकल्प लेना चाहता है तो उसको क्रय विकल्प यानी कॉल ऑप्शन कहा जाता है।
जब वह संपत्ति के विक्रय का विकल्प लेता है तो उसको सेल का यदि वो ऑप्शन लेता है तो वह विक्रय विकल्प यानी पुट ऑप्शन कहा जाता है। तो ये दो तरह के विकल्प लिए जाते हैं। देखिए, पहले है क्रय विकल्प। क्रय विकल्प वह है जो विकल्प लेने वाले को निश्चित तिथि या उससे पूर्व निर्धारित मूल्य पर अंतर्निहित संपत्ति को क्रय करने का अधिकार देता है। A call option is one which gives the option holder the right to buy a underlying assets at a predetermined price called strike price on or before a specified date in future। देखिए, विकल्प को समझने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि जब कोई क्रय करने का अधिकार देने की बात होती है, यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं कि दो पार्टीज हैं, उन दोनों ही पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ और वो एग्रीमेंट किसके लिए हुआ कि 100 शेयर्स हैं और उन शेयर्स की जो एक निश्चित राशि है, एक जो आघात मूल्य है, वो 300 रुपये प्रति अंश रखी गई है। आघात मूल्य समझ गए आप? प्रहार मूल्य, स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस जिसको कहा जाता है, ये वो प्राइस है जो कि दोनों ही पार्टीज ने मिलकर निर्धारित की है या निश्चित की है। तो 100 अंश है, 100 शेयर्स हैं और 300 रुपये का उनका प्रहार मूल्य तय किया गया है और उसके लिए ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, विकल्प का समझौता हुआ है और उस समझौते के आधार पर जो ए व्यक्ति है वह बी से उन अंशों को क्रय करने का एग्रीमेंट लेता है। अब इसमें देखिए, जो स्पेशल बात है वो क्या है कि यहाँ पर एक विकल्प का यूज किया जा रहा है ए और बी के बीच में। ए एक इन्वेस्टर है, बी अभिगोपक है यानी विक्रेता है। ए ने बी को कुछ अमाउंट प्रीमियम के रूप में दी और उस प्रीमियम के बदले में उसने एक अधिकार ले लिया विकल्प के रूप में, ऑप्शन के रूप में, कि वह चाहेगा तो संपत्ति का यानी अंशों का क्रय करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसके लिए अंडर राइटर यानी बी के द्वारा उसको कंपेल या बाध्य नहीं किया जा सकता, यह कोई उसका दायित्व नहीं है कि वह उन अंशों को क्रय करे। तो विकल्प का समझ में आ गया क्या हुआ? देखिए, फिर से समझा देती हूँ कि ए और बी के बीच में 100 अंशों को 300 रुपये प्रति अंश, 100 शेयर 300 पर शेयर के हिसाब से क्रय करने का एक एग्रीमेंट हुआ। तो यहाँ 300 जो अमाउंट है पर शेयर, वो क्या है? आघात मूल्य है, प्रहार मूल्य है और इस मूल्य पर दोनों पार्टीज के बीच में क्रय करने के विकल्प का अनुबंध किया गया, यानी कॉल ऑप्शन हुआ। अब इस कॉल ऑप्शन में जो आघात मूल्य है, प्रहार मूल्य है, दैट इज 300 रुपीज। अब इस ऑप्शन के लिए जो आपने एक स्पेशल फीचर पढ़ा है विकल्प में, अभी जो हमने समझा है, दैट इज प्रीमियम। यहाँ पर प्रीमियम का मतलब यह है कि यह वह अमाउंट है जो कि ए के द्वारा बी को दी जाएगी और इस आधार पर दी जाएगी कि यदि अंशों का मूल्य 300 से ऊपर या नीचे जहाँ भी वेरी करता है, उस वेरी करने में या उन मूल्यों के गिरावट में या और वृद्धि में यदि ए को लाभ होता है तो वह उसके विकल्प का या अधिकार का उपयोग करेगा और यदि वहाँ उसको हानि होती है तो वह इस अधिकार का उपयोग नहीं करेगा। तो क्लियर हो गई बात? यानी वो उस प्रीमियम अमाउंट के बदले में उस अनुबंध के विकल्प को, क्रय के विकल्प को या तो परचेज कर लेगा यानी यूज कर लेगा, अदरवाइज नहीं करेगा और उसको जो हानि होगी वो केवल उसको उस प्रीमियम अमाउंट के बराबर ही होगी। तो इसको कहते हैं हम कॉल ऑप्शन। इसका मतलब हम फिर से पढ़ लेते हैं इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि 100 अंश हैं, 300 रुपये प्रति अंश पर क्रय करने का एक क्रय विकल्प खरीदा जाता है। इसके लिए 25 रुपये प्रति अंश प्रीमियम चुकाया जाता है। यदि अंश का मूल्य गिरकर 200 रुपये हो जाता है तो विनियोजक को आघात मूल्य के अनुसार 7,500 रुपये का शुद्ध लाभ होगा। यदि मूल्य 350 रुपये हो जाता है तो विनियोजक अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा, इससे उसको हानि 2,500 रुपये की ही होगी।
तो ये कॉल ऑप्शन में यदि अंश का मूल्य, मान लीजिए फिर से हम ले लेते हैं इसको, कि यदि अंश का मूल्य 300 रुपये की जगह 400 रुपये हो जाता है तो वो आघात मूल्य पर क्रय कर लेगा और चालू मूल्य पर 400 रुपये के आधार पर वह उसको बेच देगा और 10,000 रुपये के हिसाब से उसको 7,500 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त करेगा। लेकिन यदि मूल्य गिरकर 400 रुपये की जगह 200 रुपये, 300 तो आघात मूल्य हुआ, यदि 200 रुपये हो जाता है तो वह अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा, उससे उसको हानि 2,500 रुपये की होगी। तो इस तरह से आप समझ गए कि उसकी हानि का जो अमाउंट है, जो उसको लॉस होगा यदि मूल्य बढ़ते हैं, तो कितना हुआ, 300 रुपये जो आघात मूल्य, प्रहार मूल्य उन्होंने डिसाइड किया है, उसके हिसाब से उसने उसको 25 रुपये प्रीमियम दिया, 25 रुपये प्रति अंश प्रीमियम दिया। तो 2,500 रुपये का टोटल प्रीमियम इज पेड बाय द सेलर, बाय द बायर। तो उसकी जो हानि होगी, जो उसको लॉस होगा, वो केवल 2,500 रुपये का होगा। लेकिन यदि मूल्य गिरकर 200 रुपये हो जाते हैं 300 की जगह, तो क्रय का विकल्प है, तो वह क्रय का विकल्प के उपयोग करते हुए वह कुल अमाउंट जो उसको होगी लाभ की, वो होगी 10,000 रुपये। लेकिन क्योंकि प्रीमियम उसने 2,500 रुपये पे किया है, तो उसका जो नेट प्रॉफिट होगा दैट इज 7,500। यह है क्रय विकल्प। आई थिंक आप समझ ही गए होंगे कि अंतर्निहित संपत्ति यहाँ पर क्या है, इक्विटी शेयर्स। और इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 100 रुपीज़। और उन 100 रुपीज़ का आघात मूल्य क्या डिसाइड किया गया दोनों पार्टीज के द्वारा, 300 रुपीज़। तो आघात मूल्य यानी स्ट्राइक प्राइस इज 300 रुपीज़। प्रीमियम अमाउंट इज 25 रुपीज़ पर शेयर। तो टोटल अमाउंट विल बी 2,500। अब यदि मूल्य 400 रुपये यानी 300 रुपये की जगह 400 रुपये हो जाते हैं, या 300 रुपये की जगह 200 रुपये हो जाते हैं, तो इन दोनों ही परिस्थितियों में क्रेता के लिए एक विकल्प होता है, एक ऑप्शन होता है कि वह उस अधिकार का उपयोग करेगा तो उसको 2,500 रुपये का शुद्ध हानि होगी, और यदि वह अधिकार का उपयोग करते हुए लाभ कमाएगा तो उसे शुद्ध लाभ 7,500 रुपये का होगा। तो इस एग्जाम्पल से आई थिंक आप कॉल ऑप्शन को पूरी तरह से समझ गए हैं। दूसरा विकल्प का जो दूसरा प्रकार है वो है पुट ऑप्शन, विक्रय विकल्प। विक्रय विकल्प के अंतर्गत विकल्प धारक को भविष्य में एक निश्चित तिथि या उससे पूर्व निर्धारित मूल्य पर एक अंतर्निहित संपत्ति को बेचने का अधिकार देता है। अब यहाँ पर जो क्रेता है वो क्या कहता है कि वह अपने पास में रखी गई संपत्ति को बेचना चाहता है, और उसको बेचने के लिए वह उस अधिकार का उपयोग, कौन सा अधिकार का, कि वह विकल्प का यूज करेगा या नहीं करेगा, और उसके लिए उसको एक सर्टेन डेट दी गई है, या तो उस डेट पर या उस डेट से पहले जैसे ही वह उचित समझेगा उस विकल्प का उपयोग करके उस संपत्ति के विक्रय को करेगा। जैसा कि इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ए पुट ऑप्शन इज वन विच गिव्स द ऑप्शन होल्डर द राइट टू सेल एन अंडरलाइंग एसेट्स एट प्री डिटरमाइंड प्राइस ऑन और बिफोर ए स्पेसिफाइड डेट इन फ्यूचर। ठीक है, अब इसमें उसी एग्जाम्पल को हम अगेन ले लेते हैं। वही 100 शेयर्स हैं और 300 रुपीज़ का उनका आघात मूल्य डिसाइड किया गया है। अब और 25 रुपये, वही 25 रुपीज़ का प्रीमियम अमाउंट दिया गया है, जिसके बदले में विक्रेता ने क्रेता को यानी सेलर ने बायर को एक विकल्प दे दिया, ऑप्शन दे दिया कि वह विक्रय विकल्प का यूज करे या नहीं करे, यानी पुट ऑप्शन का। अब यदि मान लीजिए अंशों का मूल्य गिरकर 200 रुपये हो जाता है, 300 तो क्या था, आघात मूल्य, लेकिन यदि अंश का मूल्य, शेयर्स की प्राइस यदि 200 रुपीज़ हो जाती है, तो विनियोजक यानी इन्वेस्टर को आघात मूल्य के अनुसार 7,500 रुपये का शुद्ध लाभ होगा। क्यों लाभ होगा? क्योंकि 200 रुपये पर तो वह बेचेगा नहीं, लेकिन उसने जो आघात मूल्य निर्धारित कर रखा है दैट इज 300 रुपीज़। तो 300 रुपीज़ के हिसाब से उसको जो टोटल अमाउंट मिलेगा दैट इज 10,000, बट प्रीमियम इज पेड at the rate of 25 rupees each।
तो उस हिसाब से उसको 2,500 रुपये उसमें से लेस करिए तो उसका शुद्ध लाभ हो जाता है 7,500 का। और यदि मूल्य 350 रुपये हो जाता है यानी 350, जबकि आघात मूल्य कितना है 300 रुपये, तो ऐसे होने पर विनियोजक को कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए विनियोजक क्या करेगा, विक्रय विकल्प का उपयोग नहीं करेगा और उससे उसको जो हानि होगी वो 2,500 रुपये की ही होगी। तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का सबसे बड़ा जो बेनिफिट क्रेता को मिलता है वो क्या मिलता है कि प्रीमियम अमाउंट को पे करने के बाद वह क्रय विकल्प यानी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन का यूज करे या नहीं करे, ये उसको स्वतंत्रता या उसको फ्रीडम मिल जाती है, अधिकार मिल जाता है। उसका ये दायित्व नहीं है कि वह उस समझौते के अनुसार अंतर्निहित संपत्ति का क्रय या विक्रय आवश्यक रूप से करे। अंडरलाइंग एसेट्स का सेलिंग और बाइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर द बायर। तो ऑप्शन देने वाला कौन है, विक्रेता, जिसको हम अंडरराइटर कहते हैं। वो उस ऑप्शन को बेचता है प्रीमियम अमाउंट के बदले में। तो ये डेरिवेटिव बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है जो कि क्रेता और विक्रेता दोनों के लिए ही बड़ा ही उपयोगी माना जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट और लास्ट डेरिवेटिव पर, जो कि एप्लीकेबल है, आपके इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है। इसको कहते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही स्वैप। यह एक वित्तीय व्युत्पन्न है जिसमें दो पक्षकार एक निश्चित ऋण के लिए मुद्रा ऋण या ब्याज दायित्व की अदला बदली करते हैं। स्वैप इज ए ट्रांजैक्शन whereby two parties exchange either currency, loan or interest obligations for a certain loan। इसको दूसरे रूप में और समझ सकते हैं कि स्वैप दो पक्षों के मध्य किसी समय में नकद में होने वाली अदला बदली तथा वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की एक विधि है। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, इंटरनेशनल ट्रेड में फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज के लिए जो विदेशी मुद्राओं का जो लेन देन होता है वो एक सर्टेन रेट पर होता है जिसको हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। लेकिन आजकल जो है वो फ्लेक्सिबल रेट्स हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब इंटरनेशनल मार्केट में किसी भी मुद्रा यानी चाहे वो कोई सी भी फॉरेन करेंसी हो, उसकी डिमांड और सप्लाई वेरिएबल मतलब वेरी करती है, उनमें फ्लक्चुएशंस आता रहता है। इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में उस इंटरनेशनल पेमेंट के लिए जो जोखिम है, जो रिस्क है, वो क्या है, एक्सचेंज रेट के रूप में है। मान लीजिए एक्सचेंज रेट आपका जो भुगतान का जो समय डिसाइड हुआ था, जब आपको पेमेंट करना है किसी दूसरे कंट्री को अपने इंपोर्ट्स के बदले में, उसमें आपको विदेशी मुद्रा में जो भुगतान करना है उस समय एक्सचेंज रेट थी मान लीजिए $1 के बराबर 60 रुपीज़। लेकिन जैसे ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ और पेमेंट का समय आया तो उस समय वो रेट 1:70 हो गई, यानी भारत के लिए अनफेवरेबल हो गई, 10 रुपए से ज़्यादा महंगा हो गया डॉलर। तो इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए स्वैप्स का यूज़ किया जाता है कि हम फॉरेन करेंसी का जो एक्सचेंज करेंगे वो एक सर्टेन डेट के लिए उस रेट पर करेंगे जो रेट उन दोनों देशों के द्वारा डिसाइडेड होती है, प्री डिटरमाइंड होती है। और उस रेट के आधार पर किसी भी तरह के ऋण का, दायित्व का या ब्याज का अदला बदली का मतलब एक्सचेंज किया जाएगा, ट्रांजैक्शन किया जाएगा, जिससे कि दोनों ही पक्षकारों को विनिमय दरों के फ्लक्चुएशन का, की जोखिम का या रिस्क का नुकसान ना हो। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है स्वैप्स का यूज़ करना। ये वो डेरिवेटिव है जो दो देशों के बीच विनिमय दरों के फ्लक्चुएशंस की वजह से जो रिस्क क्रिएट होता है उसको एलिमिनेट करता है। और पूरी तरह से एलिमिनेट तो नहीं करता, लेकिन ये कह सकते हैं कि हम थोड़ा रिड्यूस करता है, कम करता है, जिसमें हम भुगतान की जाने वाली जो भी ऋण की अमाउंट है, लोन की अमाउंट है, या मुद्रा का भुगतान किया जाना है, या इंटरेस्ट का जो पेमेंट किया जाना है, उसके लिए दर का
दर को निश्चित कर लेते हैं, चाहे वो दरें उससे ऊपर जाएं चाहे नीचे जाएं, लेकिन वही एक आघात मूल्य या एक स्ट्राइक प्राइस वहां पर डिसाइड कर दी जाती है जिस पर कि वो लेन देन कंप्लीट किया जाएगा। और ऐसा करने से दोनों ही पार्टीज को नुकसान नहीं होगा। तो ये था आपका पूरा टॉपिक डेरिवेटिव्स का, व्युत्पन्न का। और ये व्युत्पन्न मुख्य रूप से ये 4 तरह के यूज की जाते हैं। ये जो चौथा स्वैप है वो इंटरनेशनल मार्केट या इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है। और ऊपर जो 3 है उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला है वो है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर्स, यानी जिसको हम भावी अनुबंध कहते हैं। ये दोनों मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं अपने स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, जहाँ की वित्तीय संपत्तियों का या जिसको आप कहते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ का जो एक्सचेंज किया जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है, उसके लिए सौदे किए जाते हैं, अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किए जाते हैं फ्यूचर की डेट के लिए। और उसमें क्रेता और विक्रेता दोनों के ही इंटरेस्ट को देखा जाता है। और मार्केट की जो भी रिस्क है उसको रिड्यूस करने के लिए ये डेरिवेटिव यूज़ किए जाते हैं। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ ही गए होंगे, फिर भी समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा पढ़ के खुद भी देख लीजिए, अदरवाइज ये अपने आप में कंप्लीट है चैप्टर आपके लिए। ठीक है, थैंक यू।